हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, सूमो वर्सेस टज़ुओ की मदद से अपने मोस्टर्स क्लैन की सारी टेरिटरीज को वापस ले रही थी और इसी बीच उसका सामना वहाँ पे एक डीमन क्लैन के कल्टीवेटर के साथ भी होता है, जिसे सूमो ने वहाँ पे टज़ुओ की मदद से खत्म कर दिया था और इस तरह उसने अपने मोस्टर क्लैन की एक टेरिटरी को भी वापस ले लिया था। लेकिन वो टेरिटरी जिस डीमन मास्टर की थी वो टॉप 3 डीमन मास्टर्स में से एक था, इसलिए टॉप 3 डीमन मास्टर्स इस सब के बारे में गॉडसन से मदद मांगने के लिए भी गए थे, लेकिन गॉडसन ने उनकी मदद करने से साफ साफ मना कर दिया था। उस गॉडसन के साथ एक लड़की भी थी जिसे उस गॉडसन ने यूलाओ से मिलने के लिए भेज दिया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें डीमन क्लैन की एक टेरिटरी जिसका नाम क्लाउड आइलैंड था, जो कि कभी मोस्टर क्लैन की टेरिटरी हुआ करती थी, वहाँ भी सूमो वर्सेस टज़ुओ और बाकी सभी के साथ पहुंच चुकी थी और सूमो वहाँ पे अपनी नेचर ऑफ लाइफ पावर्स का यूज करते हुए वहाँ पे मौजूद सभी डीमन कल्टीवेटर्स को बहुत ही बुरी तरह से मार रही थी। इवन उसने वहाँ पे अपने एक ही अटैक में 4 डीमन कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगा दिया था और दूर से खड़े होकर टज़ुओ, बर्निक्रो और निंग्यू भी ये सब देख रहे थे और सूमो को वहाँ पे अकेले इस तरह से डीमन कल्टीवेटर्स का सामना करते हुए देखकर बर्निक्रो उससे काफी ज्यादा इंप्रेस दिखाई दे रहा था और वो वहाँ पे आगे आते हुए कहता है कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि डीमंस इस क्लाउड आइलैंड को इस तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। हालांकि ये मोस्टर क्लैन की टेरिटरी थी, लेकिन फिर भी इन डीमंस ने इसके ऊपर कब्जा करते हुए इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया। सूमो यहाँ पे इन सभी के साथ बिल्कुल सही कर रही है, ये सभी लोग मरना ही डिजर्व करते थे, लेकिन मुझे यहाँ पे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये लोग यहाँ पे इस क्लाउड आइलैंड को इस तरह से खोद क्यों रहे थे। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा है यहाँ पे जो कि हमारी नजरों से छुपा हुआ है। जिसपे निंग्यू कहती है कि मुझे तो लगता है कि वो लोग यहाँ पे माइनिंग करवा रहे थे और यहाँ पे माइनिंग के जरिए उन्हें काफी सारे हाई ग्रेड के स्टोन्स मिल रहे होंगे, जिनसे वो लोग अपने डीमंस क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना रहे होंगे। अगर जैसे मैं सोच रही हूँ सच में ऐसा है तो फिर तो ये बात मोस्टर ट्राइब के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद हो जाएगी। अगर आज सूमो उनसे अपनी ये टेरिटरी वापस ले लेती है तो वो भी डीमन क्लैन की तरह यहाँ पे माइनिंग करवा के उन हाई ग्रेड के स्टोन्स का यूज करते हुए अपने लिए काफी ज्यादा पावरफुल वेपन्स बना सकते हैं, जिसके बाद कोई भी उनकी मोस्टर ट्राइब से पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। वहीं दूसरी तरफ हम सूमो को देखते हैं जिसने वहाँ पे अपने पावर्स का यूज करते हुए उन सभी डीमन कल्टीवेटर्स को ठिकाने लगा दिया था, जिसके बाद वो वहाँ पे टज़ुओ की तरफ देखते हुए स्माइल भी करने लगी थी, जैसे वो वहाँ पे टज़ुओ का शुक्रिया अदा करना चाह रही हो। लेकिन अभी बेचारी सूमो वहाँ पे अपनी खुशी मना ही रही थी कि तभी उसके पीछे उन डीमन कल्टीवेटर्स का लीडर अपनी सोल को बंद करते हुए वहाँ पे अपना फायर ऑरा रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस डीमन कल्टीवेटर से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल फायर ऑरा निकलने लगा था, जो देखकर सूमो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी वहाँ पे अपनी शैडो क्लाउड ड्रेनिंग टेक्निक का यूज करते हुए वाटर की मदद से एक पैटर्न सील बनाने लगी थी और देखते ही देखते सूमो ने वहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर को अपनी उसी वाटर पैटर्न सील में जकड़ लिया था, जिससे बेचारा वो डीमन कल्टीवेटर अपने फायर ऑरा का यूज करते हुए निकलने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है, लेकिन तभी सूमो ने वहाँ पे बहुत ही चालाकी से अपनी वाटर सील के अंदर एक ब्लास्ट करवा दिया था, जिसकी वजह से उस आखिरी बचे हुए डीमन कल्टीवेटर का खेल भी वहीं पे खत्म हो गया था और वो भी बेचारा वहाँ पे उड़ता हुआ अपने साथियों के पास जा गिरा था। लेकिन वो किसी तरह से अपना पूरा दम लगाकर दोबारा वहाँ पे खड़ा होते हुए गुस्से से सूमो से कहता है, क्या तुम भूल गई हो कि आज से कुछ 1000 साल पहले मैंने तुम्हारे मोस्टर ट्राइब के लोगों को किस तरह से मारा था और आज तुम हो के मेरे ही सामने आके खड़ी हो गई हो। तुम जानती हो इसका क्या अंजाम होगा। तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारे पूरे मोस्टर ट्राइब को इसकी सजा चुकानी पड़ेगी, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे एक और आखिरी मौका दे रहा हूँ। चुपचाप दफा हो जाओ यहाँ से, वरना याद रखना मैं अपने डीमन क्लैन के साथ मिलकर तुम्हें और तुम्हारे पूरे मोस्टर ट्राइब का नामो निशान ही खत्म कर दूंगा। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सूमो को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो कॉल टून में वहाँ पे उस डीमन कल्टीवेटर से कहती है, अगर अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप इस जगह को छोड़कर चले जाओ यहाँ से, वरना यहाँ पे मेरे पास तुम्हें मारने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं है। सूमो की ये बात सुनकर वो मोस्टर वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड से उससे कहता है कि मैं चला जाऊँ यहाँ से, ये तुम क्या बकवास कर रही हो। तुम जानते भी हो तुम किससे बात कर रही हो। मैं वही डीमन मास्टर हूँ जिसने आज से कुछ 1000 साल पहले तुम्हारे मोस्टर ट्राइब के ऊपर डोमिनेट किया था और आज तुम्हारे जैसे एक मामूली सी लड़की अपनी कुछ चीप ट्रिक्स का यूज करते हुए मेरा मुकाबला करते हुए मुझे ही धमकी दे रही है। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत है तो मुझे मार दो, लेकिन मैं अपनी इस टेरिटरी को छोड़कर नहीं जाने वाला। इस जगह को मैंने अपनी पावर की मदद से तुम लोगों से छीना था और अपनी पावर से ही इसकी रक्षा करूंगा। तुम मोस्टर ट्राइब वाले लोगों को क्या लगता है, क्या तुम अपनी टेरिटरीज को इतनी आसानी से हमसे वापस छीन लोगे? मेरी मानो तो ऐसे सपने देखने भी बंद कर दो, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होने वाला। क्योंकि हमारी डीमन क्लैन के पीछे जो है उसके बारे में अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम्हारा मोस्टर ट्राइब वैसे ही खत्म हो जाएगा। तुम लोगों के लिए बेहतर यही है कि तुम लोग दोबारा वापस जाकर अपने टियानज़ेलो पैलेस के अंदर छुप जाओ। वह टज़ुओ और बाकी सभी जो उस डीमन कल्टीवेटर की ये बार-बार न जाने कब से सुन रहे थे, उन तीनों को भी अब वहाँ पे धीरे धीरे गुस्सा आने लगा था और सबसे पहले बर्निक्रो वहाँ पे गुस्से से आगे बढ़ते हुए उस डीमन कल्टीवेटर से कहता है, तुम तो एक बहुत ही घटिया किस्म के डीमन कल्टीवेटर लग रहे हो। तुम किसी और की जगह के ऊपर कब्जा करते हुए ऐसे शो कर रहे हो कि जैसे ये जगह तुम्हारी है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे डीमंस का नाम डुबा रहे हो। बर्निक्रो की ये सारी बातें सुनकर वो डीमन कल्टीवेटर वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उसे कहता है कि तुम कुछ भी नहीं जानते, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद ही रखो। ये लिंगशी माइन जो कि हमने इस क्लाउड आइलैंड के अंदर खुदवाई है, ये कितनी ज्यादा खास है ये तुम लोग सोच भी नहीं सकते। इवन इस दुनिया का सबसे खास स्पिरिचुअल ट्रायर या फिर एक पूरा स्पिरिचुअल प्लैनेट ही इस माइन के सामने कुछ नहीं है। और वैसे भी ये क्लाउड आइलैंड हमारी 5th मेरिडियन में आता है और 5th मेरिडियन के अंदर मौजूद हर एक चीज हमारी डीमन क्लैन से ही बिलोंग करती है, क्योंकि 5th मेरिडियन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ हम डीमंस का ही राज है। और तुम तो मेरी तरह ही एक डीमन हो ना, तो एक डीमन होते हुए भी तुम मोस्टर ट्राइब का साथ क्यों दे रहे हो? तुम्हें तो यहाँ पे मोस्टर ट्राइब की बजाय अपने साथी डीमंस का साथ देना चाहिए था और तुम हो कि तुम यहाँ पे हमारे खिलाफ जा रहे हो। तुम तो हमारे डीमन क्लैन के नाम पे एक दब्बा हो। उस डीमन कल्टीवेटर की ये बात सुनकर बनने को
करो को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो वहाँ पे गुस्से से चलाते हुए उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम्हारे सामने खड़ा ये डीमन किंग तुम्हें यहीं चला के रख कर देगा। वहीं दूसरी तरफ उस डीमन कल्टिवेटर की सारी बातें सुनकर अब धीरे धीरे वहाँ पे एसएस टज़ू को भी गुस्सा आने लगा था। और जब एसएस टज़ू को गुस्सा आता है तो अब आप जानते ही होंगे कि तब क्या होता है। इसलिए जैसे वो डीमन कल्टिवेटर दोबारा वहाँ पे बनने क्रो से कुछ कहने की कोशिश करता है तो उससे पहले एसएस टज़ू ने वहाँ पे अपनी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए उस डीमन कल्टिवेटर को उठाकर वहाँ से पीछे फेंक दिया था। और सिर्फ इतने में ही बेचारा वो डीमन कल्टिवेटर उड़ता हुआ पीछे पहाड़ों के साथ जा टकराया था और वो वहाँ पे इतने फोर्स से गिरा था कि वो पहाड़ों को भी तोड़ता हुआ अंदर जा गिरा था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी हो गया था। जो देखकर बनने करो वहाँ पे उस डीमन कल्टिवेटर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, तुम्हारे जैसे घटिया लोगों को तो यही अंजाम होना चाहिए। अगर मेरे बॉस ने कह दिया कि मोस्टर ट्राइब को उसकी सभी ट्रेजरीज वापस मिलेंगी तो ऐसा हो के रहेगा, और जिस किसी ने भी तुम्हारी तरह बीच में आने की कोशिश की तो उसका अंजाम तुमसे भी ज्यादा भयानक और दर्दनाक होगा, क्योंकि मोस्टर ट्राइब को अब मेरे बॉस का सपोर्ट है, जिसकी वजह से अब मोस्टर ट्राइब का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। वही निंगयू जो कि उस क्लाउड आइलैंड को वहाँ पे देखते हुए कुछ सोच रही थी, अचानक ही उसके दिमाग में एक बात क्लिक होती है और वो वहाँ पे एसएस टज़ू से कहती है कि आखिर ये डीमंस और इमोर्टल कल्टिवेटर्स मोस्टर टेरिटरी के ऊपर कब्जा करने के लिए इस हद तक क्यों चले गए हैं कि वो मोस्टर ट्राइब की इन टेरिटरीज की रक्षा करने के लिए अपनी जान तक भी देने को तैयार है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ तो जरूर है। निंगयू की ये बात सुनकर एसएस टज़ू भी वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो गए थे, क्योंकि निंगयू की बात काफी हद तक ठीक भी थी। इसलिए हम देखते हैं कि एसएस टज़ू वहाँ पे सुबह से सवाल करते हुए पूछते हैं कि जब से ये तीनों मरीडेस आपस में जुड़ी हैं, क्या तब से लेकर अब तक तुम फोर्थ या थर्ड मरीडेस में से किसी एक में गई हो? जिसमें सुमा वहाँ पे एसएस टज़ू को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं, जब से ये तीनों मरीडेस आपस में जुड़ी हैं तभी से तीनों ट्राइब्स के बीच में एक बहुत ही खतरनाक लेवल की जंग छिड़ गई थी। और क्योंकि डीमन और इमोर्टल कल्टिवेटर्स उस समय हमसे ज्यादा ताकतवर थे तो इसलिए उस समय उन्होंने वहाँ पे न सिर्फ हमारी सारी टेरिटरीज के ऊपर कब्जा कर लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उन लोगों ने वहाँ पे हमारे टैंज़ेलो पैलेस के बाहर एक बैन फॉर्मेशन भी बना दी थी, ताकि हमारी मोस्टर ट्राइब को कोई भी पर्सन टैंज़ेलो पैलेस से बाहर ना निकल सके। इसलिए तब से लेकर अब तक हम लोग टैंज़ेलो पैलेस के अंदर ही रह रहे थे। हमें तो बस ये खबर मिली थी कि तीनों मरीडेस को आपस में जोड़ दिया गया है। इवन हम मोस्टर ट्राइब वालों को तो ये भी नहीं पता कि फोर्थ और थर्ड मरीडेस है कहाँ। सुमो की ये बात सुनकर बनने को वहाँ पे चौंकते हुए कहता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई न कोई राज तो जरूर छुपा हुआ है, जिसके बारे में अभी तक हमें नहीं पता। वैसे अगर ओरिजिनली देखा जाए तो थर्ड मरीडेस को लैंड ऑफ इमोर्टल्स कहा जाता है और फोर्थ मरीडेस जहाँ पे डीमंस का राज था, और असल में तो ये फिफ्थ मरीडेस तुम्हारे मोस्टर ट्राइब के ही थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम लोगों को अपनी टेरिटरीज को वापस पाने के लिए इस तरह से इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि इमोर्टल्स और डीमन कल्टिवेटर्स तो अपने अपने मरीडेस में रहते थे, तो फिर उन लोगों को फिफ्थ मरीडेस में ऐसा क्या देखा जो उन लोगों ने यहाँ पे आते हुए कब्जा करना शुरू कर दिया? और ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वहीं एसएस टज़ू भी बनने के लोग ये सारी बातें सुनते हुए अपने मन में कहते हैं, ये सब जितना ज्यादा सिंपल दिखाई दे रहा है, मुझे नहीं लगता कि असल में ये सब इतना ही ज्यादा सिंपल होने वाला है। और ये कहकर एसएस टज़ू वहाँ पे एक तरफ बढ़ते हुए अपने सभी डिसेबल्स से कहते हैं, चलो हम लोगों को यहाँ से डीमन लैंड की तरफ जाना होगा, वहाँ जाकर हमें पता चलेगा कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। एसएस टज़ू की ये बात सुनकर सुमा वहाँ पे खुश होते हुए कहती है कि अगर डीमन लैंड की मिस्ट्री सोल्व हो गई तो हमें हमारी ये मोस्टर लैंड वापस मिल जाएगा। और ये कहते हुए सुमा वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। और इसी बीच जब उसकी नजर वहाँ पे एसएस टज़ू के ऊपर पड़ती है तो वो वहाँ पे गलत दिशा की तरफ जा रहे थे, इसलिए सुमा उन्हें वहाँ पे रोकते हुए कहते हैं कि सिस्टर प्लीज रुक जाइए, हमें उस तरफ नहीं बल्कि इस तरफ जाना है। ये लड़की तो हमारे हेलगुड के ही मजे ले रही है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें इमोर्टल लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक पहाड़ की चोटी के ऊपर एक छोटा सा गार्डन टाइप एरिया बना हुआ था और वहाँ पे गॉडसन की बेटी हुई उसी लड़की और यूलाव के दरमियान मीटिंग चल रही थी। यूलाव जो कि उस लड़की से बहुत ही ज्यादा डरता था, उसने वहाँ पे उस लड़की का स्वागत करते हुए उसके सामने काफी खास फल भी रखे हुए थे, क्योंकि उस लड़की को फल खाना बहुत ही ज्यादा पसंद था। वो वहाँ पे उनमें से एक फ्रूट को उठाते हुए कहती है, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि यूलाव तुम मेरे लिए ऐसे फ्रूट्स को ले आओगे जो कि पूरे 1000 साल में सिर्फ एक बार ही उगते हैं, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इन सभी फ्रूट्स को काटकर मेरे सामने पेश करना चाहिए था? उस लड़की जिसका नाम मिस फ्लोटिंग था, उसकी ये बात सुनकर यूलाव वहाँ पे उसे कहता है, मिस फ्लोटिंग आपको नहीं लगता कि हमें यहाँ पे उस बारे में बात करनी चाहिए जिसके लिए हम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं? यूलाव के मुंह से अपना नाम सुनकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे एक तंजीर स्माइल करते हुए उससे कहती है, पहले तो मैंने सिर्फ ये सुना था कि दुनिया चेंज होती रहती है और लोगों के रवैये और मन भी बदल जाते हैं, लेकिन आज ये सब मैं अपनी आंखों से होते हुए देख पा रही हूँ। यूलाव तुम जो कि कभी मेरी प्रेजेंस से भी डरा करते थे, आज तुम में इतनी ज्यादा हिम्मत आ गई है कि तुम मुझे मेरे ही नाम से बुला रहे हो। जिस पे यूलाव उससे कहता है कि प्लीज अब आप थोड़ी बड़ी हो जाइए, आप अभी भी बिल्कुल वैसे ही बच्चों की तरह हैं। यूलाव की यह बात सुनकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे जोर से हंसते हुए उससे कहती है, तुम्हारी लाइफ की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है और वो है कि किसी भी हालत में जिंदा रहना, लेकिन मेरी लाइफ के रूल्स थोड़े मुख्तलिफ हैं। मेरा मानना है कि जिंदा रहते हुए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा खुश रहना, और देख लो खुश रहने के कितने ज्यादा फायदे होते हैं। मुझे देखो, मैं अभी भी बिल्कुल पहले की तरह ही दिखती हूँ, लेकिन अपनी हालत देखो, तुम कितने ज्यादा बूढ़े हो गए हो। कभी तुम मेरे सामने एक बच्चे हुआ करते थे और आज वही बच्चा मेरे सामने एक ओल्ड मैन बन के बैठा हुआ है। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग अचानक ही वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहती है, यूलाव मुझे लगता है अब तुम्हें जीने की इच्छा नहीं रही, इसलिए तो तुम यहाँ पे मेरे सामने बैठे हुए मुझसे इस तरह से बातें कर रहे हो। जिस पे हम देखते हैं कि यूलाव वहाँ पे मिस फ्लोटिंग से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं अभी भी नहीं मरना चाहता। जिस पे हम देखते हैं कि मिस फ्लोटिंग अचानक ही वहाँ से गायब होते हुए यूलाव के पास ही आ गई थी और वो वहाँ पे यूलाव को बहुत ही गौर से देखते हुए उससे कहती है, जब तुम एक छोटे बच्चे हुआ करते थे तब जब मैं तुम्हारे गाल खींचा करती थी तुम बहुत ही ज्यादा शर्माया करते थे और शर्माते हुए तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लगते थे, पर अब तो तुम्हारे
तुम्हारा फेस बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो गया है। और इसी तरह बात करते करते मिस फ्लोटिंग अचानक ही दोबारा वहाँ से गायब होते हुए अपनी जगह पे आ गई थी और वो वहाँ पे अपने सामने रखे हुए उस फ्रूट को खाते हुए कहती है, काश तुम हमेशा उसी तरह से क्यूट रहते। वहीं उस फ्रूट को खाते ही मिस फ्लोटिंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन उसके साथ वो वहाँ पे स्माइल करते हुए यूलाव से कहती है, तो तुमने इस फ्रूट के अंदर पॉइजन मिलाया है, और वो भी कोई आम पॉइजन नहीं बल्कि रेड ड्रैगन का 10,000 साल पुराना पॉइजन मिलाया है, जिसकी सिर्फ एक बूंद ही हजारों लोगों को मारने के लिए काफी है। क्या तुम्हें वाकई लगा था कि ये मामूली सा पॉइजन मुझे खत्म कर देगा? उफ यूलाव, मैंने तुम्हें सबके बारे में कितनी अच्छी से ट्रेनिंग दी थी और आज तुम अपनी ये घटिया चाले मेरे खिलाफ चल रहे हो, और ऊपर से तुम्हें ये पॉइजन मिला भी तो 10,000 साल पुराना, जिसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर तुम्हें मेरे लिए पॉइजन लाना ही था तो कम से कम 1 लाख साल पुराना तुम्हें याद है। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर यूलाव अचानक ही वहाँ पे अपनी बात चेंज करते हुए उससे कहता है, मैंने सुना है कि मोस्टर ट्राइब का कोई नया मास्टर आया है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इवन मैंने सुना है कि वो धीरे धीरे मोस्टर ट्राइब को उसकी टेरिटरीज भी वापस दिलवा रहा है। यूलाव की ये बात सुनकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उसे कहते हैं कि हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना है, और मुझे तो ये भी पता है उसने तुम्हारी डीमन क्लैन की सारी टेरिटरीज को वापस भी ले लिया है, जिनके ऊपर तुम लोगों ने आज से कुछ 1000 साल पहले कब्जा किया था। और अब तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं वो नया डीमन मास्टर तुम्हारी डीमन क्लैन के ऊपर अटैक करते हुए तुम्हारे पूरे डीमन क्लैन को भी डिस्ट्रॉय ना कर दे। जिस पे यूलाव वहाँ में अपना सारा हिलाते हुए उससे कहता है कि आपका कहना बिल्कुल ठीक है, और इसमें कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है। अगर आपने पहले मेरी बात मान ली होती तो हम लोगों ने मिलकर अब तक टियानज़ेलू पैलेस को डिस्ट्रॉय कर दिया होता, और अगर टियानज़ेलू पैलेस डिस्ट्रॉय हो जाता तो मोस्टर ट्राइब के सभी लोग भी उसके अंदर ही मारे जाते, तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो सब आपकी उसी सिर्फ एक गलती की वजह से ही हो रहा है। यूलाव की ये बात सुनकर मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे उसे कहते हैं कि ओके मैं समझ गई हूँ, मुझे पहले ही उन्हें निपटा देना चाहिए था, लेकिन ये किसने सोचा था कि मोस्टर ट्राइब का वो ब्रोकन ट्री दोबारा से ठीक हो जाएगा, और सिर्फ ठीक ही नहीं होगा बल्कि अपने लोगों को एक नई ताकत भी दे देगा। और ये कहकर वो वहाँ पे यूलाव की तरफ देखते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, पर अभी तक भी बहुत ज्यादा देर नहीं हुई। मिस फ्लोटिंग की ये बात सुनकर यूलाव वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, पर अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। आप जानती ही होंगे कि वो लोग हर गुजरते पल के साथ कितने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं। जिसपे मिस फ्लोटिंग वहाँ पे एक बार फिर से अपनी जगह पे बैठते हुए उसे कहती है कि हाँ मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, तो फिर अब तुम ही बताओ कि आखिर तुम क्या चाहते हो? जिसपे यूलाव वहाँ पे मिस फ्लोटिंग से कहता है कि मैं चाहता हूँ हम लोग आपस में हाथ मिलाकर उस नए मास्टर को खत्म कर दे जो कि हम सभी के लिए खतरा है, और उसके बाद दोबारा से मोस्टर ट्राइटीज के ऊपर कब्जा कर ले। और जब मोस्टर ट्राइब पूरी तरह से खत्म हो जाएगी तब हम दोनों मिलकर आपस में मोस्टर ट्राइटीज को आपस में बराबर बराबर डिवाइड कर लेंगे, जैसा कि हमने पहले किया था। यूलाव की ये बात सुनकर मिस फ्लोटिंग भी वहाँ पे सोच में पड़ गई थी, और काफी देर वहाँ पे सोचने के बाद वो अपनी जगह से खड़े होते हुए यूलाव से कहती है कि ओके ठीक है, लेकिन अब उस जगह पे सिर्फ एक ही ट्राइब सर्वाइव कर सकता है, तुम्हारा डीमन ट्राइब या हमारा इमोर्टल ट्राइब। और ये बात तो तुम जानते ही होगे, डीमन क्लैन के कंपेयर में हमारा इमोर्टल क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल है, और ऊपर से तुम्हारे डीमन क्लैन से तो मुझे मोस्टर क्लैन से भी ज्यादा नफरत है। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग ने वहाँ पे अपने हाथ में पकड़े हुए उस फ्रूट की गुठली से यूलाव के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो कि अगर वहाँ पे यूलाव को हिट कर जाता तो बेचारे यूलाव की एग्जिस्टेंस इस वर्ल्ड से खत्म हो जाती। इसलिए हम देखते हैं कि यूलाव ने भी वहाँ पे अपनी डिमोनिक पावर्स का यूज करते हुए अपने सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिमोनिक फॉर्मेशन बना ली थी, जिसने न सिर्फ वहाँ पे किसी तरह से मिस फ्लोटिंग की फेंकी हुई गुठली को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ यूलाव वहाँ पे इस फॉर्मेशन की मदद से वहाँ से भागने में भी कामयाब हो गया था। क्योंकि अगर यूलाव वहाँ से सही समय से नहीं भागता तो अब तक शायद उसका खेल खत्म हो चुका होता, क्योंकि उसके जाने के बाद ही वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था। वहीं यूलाव को वहाँ से भागते हुए देखकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे पूरा समूह बनाते हुए कहती है कि आखिर हर बार ये मेरे अटैक को रोकने की बजाय भाग क्यों जाता है? असल में ये यूलाव का एक क्लोन था जिसे उसने मैजिकल आर्मर की मदद से बनाया था। इस वजह से मिस फ्लोटिंग भी ये सेंस नहीं कर पाई थी कि ये बस सिर्फ उसका एक क्लोन है। इसलिए जैसे ही वो क्लोन वहाँ पे डिस्ट्रॉय होता है तो मिस फ्लोटिंग की नजर वहाँ पे उसी मैजिकल स्टोन के ऊपर पड़ती है, जिनकी मदद से डीमन क्लैन के लोग अपने लिए मैजिकल आर्मर बनाते थे। मिस फ्लोटिंग वहाँ पे उस मैजिकल स्टोन को अपने हाथ में लेकर वहाँ पे चौंकते हुए कहती है कि आखिर ये किस तरह का अजीब सा मैजिकल स्टोन है, इसके अंदर तो मुझे बहुत ही अजीब सा मैजिक सेंस हो रहा है। और ये कहकर मिस फ्लोटिंग वहाँ पे यूलाव को याद करते हुए कहती है, यूलाव तुम इतने ज्यादा बूढ़े हो जाने के बावजूद भी अभी तक भी अपनी मौत से इतना ज्यादा डरते हो कि तुमने यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए अपने क्लोन को भेजा था। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें शैडो मास्टर की डीमन पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लियो ने शैडो मास्टर को भी अपना डिसेबल बना लिया था, और उसी खुशी में वो सभी लोग वहाँ पे वाइन पार्टी कर रहे थे। और अब तक वो लोग वहाँ पे इतनी ज्यादा वाइन पी चुके थे कि वो सभी के सभी वहाँ पे नशे में आ गए थे, और वो तीनों वहाँ पे एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए वाइन्स की चार को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। वो सबसे आगे वहाँ पे लियो जियान ही था, जो देखकर जियानिंग और जियान वो दोनों ही वहाँ पे अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहते हैं हमारे मास्टर तो ड्रिंक करने में भी सबसे ज्यादा आगे हैं। वहीं शैडो मास्टर तो वहाँ पे इतना ज्यादा नशे में हो चुका था कि वो वाइन पीते पीते ही वहीं पे गिर गया था। जबकि हम देखते हैं कि लियो जियान ने तो वहाँ पे एक और जार को खत्म कर दिया था, जो देखकर लियो जियान वहाँ पे शैडो मास्टर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि भला आज तक कोई डिसेबल अपने मास्टर से जीत पाया है? इवन तुम लोग तो वाइन पीने में भी मेरा मुकाबला नहीं कर पा रहे। जिसपे डोंगमी लियो जियान से कहता है कि रोको रोको, मैंने भी तुम्हारी जितनी ही वाइन पी है। जिसपे हम देखते हैं कि लियो जियान वहाँ पे नशे की हालत में डोंगमी के ऊपर गुस्सा करते हुए उससे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, ये सारी की सारी जाज मैंने खत्म किए हैं और तुम यहाँ पे मेरी जाज को चुरा कर कह रहे हो कि तुमने मुझसे भी ज्यादा वाइन पी है। इस पे डोंगमी भी थोड़ा गुस्से से उससे कहता है कि ये सब तुम नशे में होने की वजह से कह रहे हो, और अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन नहीं है तो तुम अपने इन दोनों डिसेबल से क्यों नहीं पूछ लेते कि किसने ज्यादा वाइन पी है। जिसपे हम देखते हैं कि वो दोनों ही बहन भाई वहाँ पे अपने मास्टर की चापलूसी करते हुए कहते हैं मास्टर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबसे ज्यादा ड्रिंक आपने ही की है, आइए हम दोनों आपको सोल्जर मसाज देते हैं। और ये कहकर
देखकर वो दोनों वहाँ पे ल्यूजियन के शोल्डर्स दबाने लगे थे। जो देखकर ल्यूजियन वहाँ पे एक बार फिर से डोमी को मजाक उड़ाते हुए कहता है, ओल्ड मैन अब तो तुमने देख लिया ना कि वाइन पीने का कंपटीशन कौन जीता है। लेकिन तभी शैडो मास्टर वहाँ पे दोबारा खड़े होते हुए कहता है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, मैं यहाँ पे हजारों स्पीचर स्टोन्स की और भी वाइन पी सकता हूँ। और ये कहते हुए शैडो मास्टर जिसका नाम क्यांसी था उसने अपना ऑरा भी रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से सारी वाइन वहाँ पे भाप के रूप में उसकी बॉडी से बाहर निकलने लगी थी। जो देखकर क्यांसी वहाँ पे जोर जोर से हंसने लगा था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि क्यांसी को वहाँ पे अपने कानों में यूलाव की आवाज सुनाई देती है, जो कि जल्दी से क्यांसी को वापस बुला रहे थे। और यूलाव को ये पैगाम मिलते ही क्यांसी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो गया था। उसे वहाँ पे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यूलाव ने उसे इतनी जल्दी में वापस क्यों बुलाया है। अब इसका पता तो हमें आने वाले एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।